कौन सी वायर हिल गई आज सुबह से, क्यों नाटक कर रहा है? तो ढंग से साफ कर ले एक बार। या तो ये लूज हो रहा है इसका कनेक्शन। चलो, क्या नाम है चैप्टर का बेटा? इधर क्या नाम है चैप्टर का? अबे पूरा इतना बड़ा नाम लिखा, तुमको केवल इनसाइडर ट्रेडिंग दिख रहा? पूरा नाम पढ़ो, क्या नाम दिया हुआ है? मतलब होली की प्लानिंग चल रही है, पढ़ाई की प्लानिंग नहीं चल रही है ना? चलो, तो पहली बात, ये सेबी के प्रोविजन है बेटा, एंड सेबी के प्रोविजन केवल लिस्टेड कंपनी पर लगते हैं, है ना? वापस से, काय के प्रोविजन है बेटा? ये सेबी के। और सेबी के प्रोविजन केवल कि अनलिस्टेड पर नहीं लगते हैं। अबे वही बात हुई ना, केवल किस पे लगते हैं? ये लिस्टेड कंपनी पर। फिर प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग है, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग में जो भी कुछ आता है वो करने की क्या की गई है? मना की गई है। इनसाइडर ट्रेडिंग में जो भी कुछ आता है वो करने की क्या की गई है? मना। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो पहले तो अपन ये देखें कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, तो अपन दोनों वर्ड को अलग अलग समझते हैं। पहला वर्ड लेते हैं अपन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेडिंग अपन पढ़ते आ रहे हैं ना सीएसईटी से कि ट्रेडिंग मतलब क्या था? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये लेते ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब बेटा यहां गुड्स क्या है? सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो जो पर्सन लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटी को खरीद और बेच रहा है वो क्या कर रहा है? ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। क्या कर रहा है वो? पहला ट्रेडिंग वर्ड समझ में आ गया? तो ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड कंपनी। हम बहुत स्पेसिफिक चल रहे हैं, हमने केवल ये नहीं बोला बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, बट किसकी? केवल, क्योंकि ये चैप्टर या ये प्रोविजन केवल किस पे लगेगा? आपके पूरा सीएमएसएल है ही लिस्टेड कंपनी का, सब उसमें लिस्टेड कंपनी पर ही लग रहा है। पहला पॉइंट समझ में आया? चलो, दूसरा दिया है इनसाइडर। दूसरा वर्ड कौन सा दिया है बेटा? इनसाइडर मतलब एक पर्सन होता है जो कंपनी से इंटरनली कनेक्टेड होता है। इनसाइडर एक पर्सन होता है जो कंपनी से क्या है? इंटरनली कनेक्टेड होता है। बोलो फटाफट से, क्या बोला? बेस्ट एग्जांपल, आप सीएस बन जाओगे? अब हाँ भी नहीं कर रहे हो? कौन सी कंपनी के? रिलायंस के। सभी रिलायंस में सीएस बनेंगे अपन? नहीं। तो हम रिलायंस से क्या हो गए बेटा? इंटरनली कनेक्टेड। हम रिलायंस से क्या हो गए? रिलायंस के डायरेक्टर, केएमपी, सब रिलायंस के साथ क्या है? इंटरनली कनेक्टेड। इंटरनली रिलायंस में क्या हो रहा है इंदौरी लैंग्वेज में? क्या वो सबसे पहले किसको मालूम पड़ता है? इनसाइडर को, क्योंकि वो कंपनी के साथ क्या है? इंटरनली कनेक्टेड। क्योंकि वो कंपनी से इंटरनली कनेक्टेड है तो इस इंटरकनेक्शन के कारण उसके पास कंपनी की यूपीएसआई होती है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, है ना? इनसाइडर वो पर्सन होता है हु इज इंटरनली कनेक्टेड विद द कंपनी एंड ड्यू टू दैट कनेक्शन ही हैज यूपीएसआई ऑफ द कंपनी। यूपीएसआई बोले तो बोले अब ये बताओ कि यूपीएसआई क्या होता है ना? पहला वर्ड तो क्या है बेटा? इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन मतलब क्या? जानकारी, सूचना, इंफॉर्मेशन, है ना? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन
जिससे कंपनी की सिक्योरिटीज के प्राइसेस में क्या आता है, सेंसेशन। वो सेंसिटिव है इंफॉर्मेशन, जो प्राइस सेंसिटिव है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कंपनी के सिक्योरिटी के प्राइसेस में सेंसेशन, सेंसेशन मतलब फ्लक्चुएशन आता है। सेंसेशन मतलब प्राइसेस बढ़ भी सकती है, प्राइसेस कम भी हो सकती है। सेंसेशन मतलब फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। मतलब कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बढ़ भी सकती हैं, बहुत कम भी हो सकती है। अभी एक ही प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चल रही है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। वो किस दिन क्या कर देगा मालूम ही नहीं पड़ रहा भाई। अब उसने ग्रीनलैंड पर निपटाने का बोला तो कल मार्केट गिर गया। कल सेंसेक्स 1100 पॉइंट गिरा है, 1100 पॉइंट। मतलब केवल इंडिया का नहीं, वर्ल्ड वाइड पूरे स्टॉक एक्सचेंजेस गिरे हैं, इंक्लूडिंग यूएसए। यूएसए का भी गिरा है। ट्रंप अंकल है, सुनता ही नहीं हो किसी की। आज भी मार्केट 500 पॉइंट डाउन हो गया था, फिर रिकवर करके 75 डाउन पर क्लोज हुआ। बट ठीक है, इंफॉर्मेशन ऐसी है जो प्राइसेस में बहुत ज्यादा क्या लाती है बेटा, फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा क्या लाती है, चेंजेस। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मतलब समझ में आया? हाँ, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी की सिक्योरिटी की प्राइसेस में, कंपनी की बहुत ज्यादा क्या लाती है, फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन अपवर्ड भी हो सकता है, फ्लक्चुएशन डाउनवर्ड भी हो सकता है। फ्लक्चुएशन मतलब प्राइस बढ़ भी सकती है और प्राइस, अरे यार कंपनी के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन है तो प्राइस बढ़ जाएगी, कंपनी के लिए बुरी इंफॉर्मेशन है तो प्राइस कम हो जाएगी। अभी पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे अच्छी खबर क्या हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप मर जाए। मतलब वेरी गुड, बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। तो डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन को यूएसए की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, एंड सुप्रीम कोर्ट ये बताने वाला था कि इसने जो टैरिफ लगाया है वो सही है या गलत। ठीक है, जिसका डिसीजन आने वाला था 15 जनवरी को, उसको पोस्टपोन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तक डिसीजन नहीं दिया। अब अगर वो डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप का वहां का सुप्रीम कोर्ट पलट देता है कि नहीं, इसने जो टैरिफ लगाया वो क्या है, गलत, तो अकेले इंडिया को 15,000 करोड़ का फायदा होगा। 15,000 करोड़, 15 करोड़ नहीं, 15,000 करोड़ का। अब ये खबर आ गई तो मार्केट भाग जाएगा ऊपर। अब अच्छी ना है तो माल आ रहा है ना, और मालूम पड़ा ट्रंप ने नया टैरिफ ठोक दिया तो मार्केट नीचे आ जाएगा। चलो, ये तो पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है, ये किसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड नहीं है। अब अपन इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड चीज देखते हैं, है ना। अब प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो समझ में आ गया, है ना। इसके साथ कौन सा वर्ड लिखा है, अनपब्लिश मतलब अनडिस्क्लोज्ड। अनपब्लिश मतलब जो जनरल पब्लिक को मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है, अरे कंपनी ने बताई ही नहीं अभी तक। क्यों मालूम नहीं है, कंपनी ने अभी तक, लेकिन बीइंग एन इनसाइडर हमें मालूम है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी मुझे मालूम है, एज अ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ मुझे मालूम है, बट वो इंफॉर्मेशन अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है, इसलिए पब्लिक को मालूम नहीं है, इसलिए उसे क्या बोला है, अनपब्लिश। इट इज नोन टू इनसाइडर ओनली, बट जैसे ये पब्लिश्ड होगी, जैसे ही ये, फिर सबको मालूम पड़ जाएगी। ये आया समझ में अपने को? रहने दे, वो बार बार अटक रहा, क्या करेगा, फिर बंद हो जाएगा। ये आया समझ में? तो ये बेटा पूरा खेल इसी का है। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे अपन, बट जनरली समझ में आया ये, है ना। तो पहले अपन ने क्या समझा, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कंपनी की सिक्योरिटीज की मार्केट प्राइस में क्या आ जाता है, उछाल आ जाता है, ऊपर भी भाग सकती है, नीचे भी जा सकती है। फिर वो इंफॉर्मेशन कैसी है, अनपब्लिश मतलब अभी तक उस इंफॉर्मेशन के बारे में कंपनी ने
जनरल पब्लिक को नहीं बताया है। अभी तक उस इंफॉर्मेशन के बारे में कंपनी ने जनरल पब्लिक को नहीं बताया है। तो बाहर वालों को, जनरल पब्लिक मतलब कौन हो गया, उनको मालूम ही नहीं। अरे तुम बताओगे जब मालूम पड़ेगा यार। लेकिन हम अंदर वाले हैं, हम कौन हैं, हमें मालूम है, क्योंकि कंपनी कैसी पर्सन है, उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस तो, अबे तो सारे काम तो हम ही कर रहे हैं, हमें तो मालूम है ना। अब एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम क्या हो गए, हमारे पास कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन है जो दूसरों को मालूम है। क्यों मालूम नहीं है, क्योंकि अभी तक वो, तो हम एडवांटेजियस पोजीशन में है ओवर जनरल इन्वेस्टर जिन्हें यूपीएसआई का मालूम ही नहीं है कि नहीं है। बोले कैसे कैसे कैसे, जैसे राहुल है सीएस, कौन सी कंपनी का, आरआईएल का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सीएस कौन है बेटा, राहुल। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब बैलेंस शीट आने वाली है, P&L आने वाला है। जिसको बनवाया हम ही ने, जिसको बनवाया, और हमको मालूम है उसमें ह्यूज प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है उसके अंदर, पिछली बार के कंपैरिजन में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा बांटने वाली है। यार पिछली बार तो कितना बांटा था, हो सकता है इस बार 25% बांटेगी। तो ये कंपनी के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन है कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव है। जैसे ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि कंपनी 25% से डिविडेंड बांट रही है, कितने परसेंट से, तो सब चाहेंगे कि उन्हें डिविडेंड मिले, पर डिविडेंड तो उसी को मिलेगा जिसके पास कंपनी के क्या हैं, शेयर्स, जिसके पास कंपनी के क्या हैं बेटा। सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिया कि हम 25% डिविडेंड बांटेंगे। कब लिया उन्होंने डिसीजन, बोले 12 अगस्त को। कब लिया डिसीजन, एंड डिविडेंड बांटा जाएगा कब, 31 अगस्त को। कब बांटा जाएगा, एक अपन ने वो पढ़ा था ना, रिकॉर्ड डेट होती है, बुक क्लोजर होती है, तो हमने बोल दिया 31 अगस्त को जिसका नाम रोम में लिखा है, रोम बोले तो 31 अगस्त को जिसका नाम कहां लिखा है, उसे हम क्या देंगे, डिविडेंड। क्या देंगे हम उसे, 31 अगस्त को जिसका नाम कहां लिखा है, हम उसे क्या देंगे। अब 12 अगस्त को ये मालूम पड़ गया कि कंपनी 31 अगस्त को 25% क्या बांटेगी, और मेरे पास शेयर नहीं है, तो मैं भी चाहूंगा खरीद लूं यार, एक बार में 25% का फायदा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा मेरे जैसे सब लोग सोचेंगे, तो सब शेयर खरीदने भागेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। और इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, अगर डिमांड और सप्लाई कम है, डिमांड अगर और सप्लाई अगर, तो प्राइसेस बढ़ जाएगी यार, भागने लगेगी प्राइस। नहीं तो आज अगर मैं शेयर खरीद लूं, सपोज आज 1000 रुपए में शेयर खरीद लूं, और ये बढ़कर कितना हो जाएगा 1100, तो यार 100 रुपए पर शेयर तो मैं ये कमा लूंगा, और 25% डिविडेंड मिलेगा, वो अलग है। तो मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाती है। अब मार्केट के अंदर अगर क्या बढ़ जाती है, तो सप्लाई थोड़ी बढ़ी है, सप्लाई तो लिमिटेड है ना, तो प्राइसेस बढ़ने लगती है। ये समझ में आया। इसका उल्टा भी हो सकता है कि इस बार फाइनेंशियल रिजल्ट खराब है यार, प्रॉफिट की जगह इस बार क्या हो रखा है, पिछली बार तो कितना डिविडेंड बांटा था, इस बार तो कंपनी बांट ही नहीं रही यार, ये तो खतरनाक नेगेटिव इंफॉर्मेशन है यार। हम तो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे कम से कम 15% डिविडेंड तो मिलेगा यार, ये तो बिजनेस ही बिगड़ गया। अगर आप मार्केट देखते हो तो पिछले 8-10 दिनों में रिलायंस का शेयर 10% गिर चुका है, 10%, कम से कम 200 रुपए नीचे जा चुका हो। 1500 का शेयर जो था वो भी 1300 के आसपास चल रहा है। क्यों, क्योंकि वो तेल का ही खेल है सारा, रिलायंस का काम का एक रिफाइनरी का है ना। अब अगर वो रशिया से तेल खरीद रहा सस्ते रेट पर, तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और ट्रम्प अंकल अगर क्या लगा देंगे उस पर, तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा यार, तो वो ऊपर नीचे हो रहा है उसका शेयर। समझ में आया अपने को। तो अब ये इंफॉर्मेशन कैसी है, नेगेटिव, और अगर इंफॉर्मेशन कैसी है, प्राइस कम हो जाएगी यार।
सब सोचेंगे यार ये 15% भी डिविडेंड नहीं दे रहा है इस बार, इसको लॉस है। जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये भी तो पेट्रोल की रिफाइनरी लेकर बैठे हैं, ये तो अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं। तो हम क्या सोचेंगे, छोड़ रिलायंस को, अपन हिंदुस्तान पेट्रोलियम में शिफ्ट हो जाते हैं, इसका अच्छा डिविडेंड आने वाला है। तो सभी रिलायंस के शेयर क्या करना चाहेंगे, बेचने। और अगर एकदम से सब बेचने आएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड है नहीं इतनी, तो प्राइसेस कम होना चालू हो जाएगी। ये तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है यार। डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, अब राहुल है जो क्या है बेटा, कौन से का, और हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं बेटा कि इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट है और डिविडेंड ज्यादा बांटेगी कंपनी, ये पकड़ के चल रहे हैं अपन, है ना। अब ये इंफॉर्मेशन कि भैया प्रॉफिट ज्यादा है, तो ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में आएगी नहीं, सबसे पहले, उसके पहले जब हम अकाउंट्स फाइनलाइज करवाएंगे, हम जब अकाउंट्स, तो हमें मालूम पड़ेगी। और हमें तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस 7 दिन पहले इशू करेंगे, और बोर्ड मीटिंग का क्या देंगे, उसमें हम ही तो लिख कर देंगे कि भाई प्रॉफिट अच्छा है इस बार, डिविडेंड बांटना है नहीं। तो अगर सपोज बोर्ड मीटिंग होने वाली 21 तारीख को, तो 7 दिन पहले से हमारे पास खबर है कि इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में धूम धड़ाका है, बहुत मजा आ जाएगा एकदम नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में ये इंटरनल इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमने पब्लिश्ड नहीं की है, क्योंकि पब्लिश्ड तो तब होगी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन इंफॉर्मेशन को अपनी तरफ से वेरीफाई, अप्रूव कर देगा, उसके पहले पब्लिक को नहीं बता सकते हम। अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सारे डिसीजन लेते ना बेटा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह ये साइन कर देंगे, उसके बाद पब्लिक के पास जाएगी। तो तब तक ये इंफॉर्मेशन कैसी है, अनपब्लिश्ड। कैसी है बेटा, लेकिन ये क्या है, क्या है ये। अब राहुल सोचता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग की जाए, राहुल सोचता है क्या किया जाए, उसको भी लग रहा है कि जैसे ही ये इंफॉर्मेशन क्या होगी, जैसे ही इंफॉर्मेशन क्या होगी, शेयर्स की प्राइसेस भाग जाएगी कि नहीं भागेगी। सपोज ये इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है 25 अप्रैल को, सपोज ये फाइनेंशियल 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते ना, तो 25 अप्रैल तक हमारे हाथ में बन के आ गया था। तो सपोज ये इंफॉर्मेशन जनरेट मतलब पैदा हो गई, एग्जिस्टेंस में आ गई, मालूम पड़ गई इनसाइडर को, कौन सी डेट पर, एंड 5 मई तक क्या हो जाएगी हमारी बोर्ड मीटिंग, उसके बाद ये डिस्क्लोज कर देंगे। तो 25 अप्रैल से 5 मई तक ये इंफॉर्मेशन कैसी है, अनपब्लिश होने के कारण केवल किसको मालूम है, किसको मालूम नहीं है। वेरी गुड, केवल किसको मालूम है, इनसाइडर में हम हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी, हमें मालूम है। तो इस कंपनी का सीएस कौन है, उसको मालूम है यार, डायरेक्टर को मालूम है। अब इसके मन में लालच आ जाता है यार, बोले कमा लेते हैं अपन तो यार। तो बोले 25 अप्रैल को रिलायंस की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब, एक शेयर की प्राइस कितनी चल रही, सपोज 1800, और जब 5 मई को ये इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, तो बोले यार 10% तो आराम से बढ़ जाएगी प्राइस यार, बहुत मिनिमम साइड पकड़ रहा हूं। बोले कितना हो जाएगी, 2000 लगभग। कितनी हो जाएगी बेटा, अभी शेयर कितने का है, कौन सी डेट पर, एंड 5 मई मतलब कितने दिन में, कितने का हो जाएगा, तो 200 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट 10 दिन में, रिस्क फ्री, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो मैंने खुद हैंडल की है, इंफॉर्मेशन जेन्युइन है, ऐसा नहीं मुझे किसी ने दी है, मैंने तो बैलेंस शीट में खुद देखी है, तो इंफॉर्मेशन तो जेन्युइन है। आग लगा देंगे यार, लगा ही देंगे आगे तो नहीं। तो खरीद लो 1 लाख शेयर, कितने शेयर,
और 200 रुपए पर शेयर के साथ 1 लाख पे प्रॉफिट, मतलब 200 लाख का प्रॉफिट। 200 लाख मतलब कितने दिन में? अच्छा है कि बुरा है? अबे बहुत अच्छा है, लेकिन गलत है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग, रेगुलेशन का नाम इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। रेगुलेशन का नाम क्या है बेटा? तो अब इससे लग रहा है कि भाई प्राइस कितनी हो जाएगी? 2000। तो इनसाइडर ने अपनी पोजीशन का क्या किया? अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए। इनसाइडर ने अपनी पोजीशन का क्या किया? क्या लेने के लिए? और उसने 25 अप्रैल को 1800 में क्या खरीद लिए? शेयर्स। फिर 5 मई को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई, फटाक से वो कितने का हो गया? 2000 का। नेट प्रॉफिट कितने का? तो अगर 1 लाख शेयर भी खरीदे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? कितने दिन में? 10 दिन में कितने मिल रहे हैं? 2 करोड़। इतनी तो सैलरी भी नहीं होगी हमारी, या मिलेगी तो साल भर में मिलेगी, तो 10 दिन में दिलवा रहा है। अबे समझ में आया? ये होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। एक इनसाइडर जो कंपनी के साथ क्या है बेटा? इंटरनली कनेक्टेड। एक इनसाइडर जो कंपनी के साथ क्या है बेटा? और क्योंकि वो कंपनी के साथ क्या है? इंटरनली कनेक्टेड, तो उस इंटरनल कनेक्शन के कारण उसके पास कंपनी की क्या है? यूपीएसआई है ना। वापस से, इनसाइडर कौन है? जो कंपनी के साथ, और इस इंटरनल कनेक्शन के कारण ही हैज यूपीएसआई ऑफ द कंपनी, ही हैज, जो किसी और के पास नहीं है, मतलब आउटसाइडर के पास नहीं है। आउटसाइडर जो कंपनी से इंटरनली कनेक्टेड, उसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन केवल इनसाइडर के पास। तो उसकी ड्यूटी बनती है कि जो यूपीएसआई उसके पास है उसके बेसिस पर कोई भी अनड्यू एडवांटेज न ले। उसे रोकने के पर्पस से ही ये एक्ट बनाया है कि भाई तेरे पोजीशन में अगर क्या है? यूपीएसआई। तेरे पोजीशन में अगर क्या है? तेरे को उसे मिसयूज नहीं करना है, उसके बेसिस पर अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना है। और अगर तेने लिया तो बेटा यहां 25 करोड़ रुपए का फाइन है, और प्रॉफिट का 5 गुना, विच एवर इज हायर। ये सेबी है, कंपनी एक्ट नहीं है, या 2-4 लाख रुपए की पेनल्टी लगे। यहां करोड़ों में होता, जेल भेजेंगे वो अलग है ना, जेल भेजेंगे वो अलग है। सीधी सीधी सी बात है। तो हमें यहां पर यही करना है कि जो व्यक्ति, अच्छा एज अ कंपनी सेक्रेटरी मेरी ड्यूटी बनेगी मैं खुद इनसाइडर ट्रेडिंग ना करूं, इवन मैं वॉच करता रहूं कि कंपनी में कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे, क्योंकि मैं कंप्लायंस ऑफिसर हूं। एज अ कंपनी सेक्रेटरी में क्या हूं? कंप्लायंस ऑफिसर का क्या काम है? लॉ के प्रोविजन कंप्लाई करवाना। कंप्लायंस ऑफिसर का क्या काम है? इनसाइडर ट्रेडिंग वाले रेगुलेशन कंप्लाई करने की ड्यूटी भी मेरी बनती है। तो ना मैं खुद इनसाइडर ट्रेडिंग करूंगा, और क्योंकि मैं खुद नहीं कर पा रहा हूं तो किसी और को भी नहीं करना, मतलब मोदी जी बन जाऊंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सीधी सीधी सी बात। क्या आया समझ में अपने को? ये ओवरव्यू दिया मैंने चैप्टर का आपको कि इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है। अब हम इनसाइडर में कौन आता है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, यूपीएसआई क्या क्या होती है वो पढ़ेंगे। ये सारी चीजें अपने को डिटेल में पढ़ना है। मैंने आपको केवल ये समझाया इनसाइडर ट्रेडिंग होती कैसे है, और ये बोला कि ये अपने को करना नहीं है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग अपने को करना नहीं है, अपन ने सीखा केवल इसलिए कि हम उसे रोक सकें, हमें कोई इन्वॉल्व नहीं कर पाए। जेल है बेटा उसमें 10 साल की, क्योंकि तू तो करेगा भी ड्रग्स वाला काम। उग रहे तेरे खेत में भी अफीम अफीम नहीं उगाते? नीमच साइड ले ले, हमारे खेत बहुत उगती है अफीम। क्या आया समझ में? बोलो, स्टार्ट करें अपन चैप्टर। चल, सबसे पहले डेफिनेशन दी है किसकी? रेगुलेशन 21C। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी दी है? कंप्लायंस ऑफिसर की, है ना। रेगुलेशन कौन सा है? 21C। ठीक।
अब जो लिखा है वो तो अपन देखते हैं, जनरली अपन समझे, बोले कंप्लायंस ऑफिसर मतलब क्या, तो बोले जिसका काम ही होता है सारे लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना। कंप्लायंस ऑफिसर मतलब कौन, बोले जिसका काम ही होता है सारे लॉ को रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना, वो किस कैटेगरी में आता है, कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, तो इन रेगुलेशंस का कंप्लायंस करने के पर्पस से, इन रेगुलेशन का कंप्लायंस करने के पर्पस से, ये इंश्योर करने के पर्पस से कि लिस्टेड कंपनी के जितने भी इनसाइडर हैं उनमें से कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे, ये देखने के पर्पस से हम एक अथॉरिटी अपॉइंट करेंगे जिसे क्या कहा जाएगा, कंप्लायंस ऑफिसर। वो कौन होगा वो मैं बता रहा हूं, बट जनरल मीनिंग समझ लो, इसका और कोई काम नहीं होगा, केवल यही होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग वाले रेगुलेशंस को क्या करे, खुद भी कंप्लाई करे और दूसरों से भी कंप्लाई करवाए, मॉनिटर करता रहे, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करता रहे कि भाई कोई गड़बड़ी तो नहीं है। फिर ऐसा है ही नहीं कि इनसाइडर कभी भी शेयर नहीं खरीद सकता है। अगर वो शेयर खरीद रहा है तो आपको क्या लगता है, प्री क्लियरेंस ऑफ ट्रेड, क्या लगता है बेटा, तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ती, वो परमिशन भी कौन देता है, कंप्लायंस ऑफिसर देता है। तो ये मान के चलो कि कंप्लायंस ऑफिसर और कोई नहीं होगा, कौन होगा, हम ही होंगे, बट हमारा नाम डायरेक्टली नहीं लिखा। अगर लिस्टेड कंपनी में सीएस अपॉइंटेड है तो बेटा वो अपॉइंट इसलिए होता है कि सारी जिम्मेदारी उसी के माथे रहे, तो हमारे ही हिस्से इसका कंप्लायंस आएगा। तो हमारा नाम डायरेक्टली नहीं लिखा है, हमारे अलावा भी किसी को कंप्लायंस ऑफिसर बनाया जा सकता है। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसको पढ़ेंगे भी उसी तरह से अपन, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। काय की डेफिनेशन दी है, पहला बोला है कि किसी सीनियर ऑफिसर को ही कंप्लायंस ऑफिसर बनाओगे आप, अदरवाइज मीनिंग बोलते जाए मतलब किसी जूनियर को, किसी नए नवेले इंसान को नहीं बनाओगे आप। कौन होना चाहिए वो, अब बेटा कंपनी में तो बहुत सारे सीनियर ऑफिसर होते हैं, तो बोले जिस सीनियर ऑफिसर को आप क्या बनाना चाहते हो, कंप्लायंस ऑफिसर, उसका डेजिग्नेशन दे दो। डेजिग्नेटेड सो मतलब उसकी पोस्ट का नाम रख दो, उसके माथे पे लिख दो कि ये तो क्या है, कंप्लायंस ऑफिसर। डेजिग्नेटेड सो मतलब समझ में आया कि उसकी डेजिग्नेशन ही काहे की है, कंप्लायंस ऑफिसर की, उसकी डेजिग्नेशन ही काहे की है बेटा, डेजिग्नेटेड सो। ये समझ में आया अपने को। फिर जो कंप्लायंस ऑफिसर आपने बना दिया है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा किसको, कि भैया इन रेगुलेशन का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा किसको, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस समय अवेलेबल नहीं तो सीधे हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, छोटा मोटे किसी अथॉरिटी के पास नहीं, डायरेक्टली उसकी बातचीत किससे रहेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, या अगर बोर्ड उस समय अवेलेबल नहीं है तो। दो चीज पढ़ी हमने, पहला उसका कंपल्सरीली क्या होना जरूरी है, बट उसका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब वेरी गुड, पोस्ट का नाम, आप उसकी पोस्ट का नाम रख दो। जैसे एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमारी पोस्ट का नाम क्या रहेगा, सीएस, नहीं, उसी तरह से जिस भी सीनियर ऑफिसर को आप क्या बना रहे हो, उसका डेजिग्नेशन दे दो कि ये तो क्या है, कंप्लायंस ऑफिसर। या आया समझ में अपने को। फिर वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करेगा, जल्दी बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है तो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर वो फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो, फाइनेंशियली लिटरेट मतलब उसके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज हो, उसको बैलेंस शीट एंड P&L समझते आता हो, पढ़ तो कोई भी लेगा, है ना। फाइनेंशियली लिटरेट का मतलब ही इज एबल टू बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पढ़ते और समझते आता हो। रीड तो बेटा साइंस वाला भी कर लेगा, लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन बता देगा वो कि डेप्रिसिएशन लिखा है, बट होता क्या है ये मालूम होना चाहिए। रेशियो एनालिसिस,
तो पढ़ के बता देगा डेट इक्विटी रेशियो लिखा है, बट वो होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कैसे निकालते हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो केवल रीड नहीं लिखा है, ही इज एबल टू एंड अंडरस्टैंड बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट एंड P&L। क्या आया समझ में? तो इसीलिए आपको फर्स्ट ग्रुप में अकाउंट्स पढ़ा देते हैं कि थोड़ा बहुत तो तुम्हारे भेजे में जाए, मतलब नहीं तो बोल दिया है कि वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो फाइनेंशियली लिटरेट। फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब समझ में आया? चल, फिर इसके साथ साथ जो इनसाइडर ट्रेडिंग की लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं जो इस रेगुलेशन में दिए हैं, वो उन्हें भी क्या कर सके, कंप्लाई कर सके। भाई ऐसा नहीं कि आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बना दिया तो वो फाइनेंशियली लिटरेट तो है बट उसे इनसाइडर ट्रेडिंग वाले रेगुलेशंस का नॉलेज नहीं, तो फिर क्या मतलब निकलेगा यार? नहीं, आपने किसी डायरेक्टर को बना दिया, बहुत अच्छी बात है, दोनों चीजों का नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट हो एज वेल एज ही इज कैपेबल ऑफ कंप्लाइंग लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस अंडर दिस रेगुलेशन। कौन सा रेगुलेशन पढ़ रहे हैं अपन? इनसाइडर ट्रेडिंग वाला। तो बोले यार उसका कंप्लायंस करते आता हो इसको यार, समझ में आया? चले फिर क्या है, बोले कंप्लायंस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा ये सारे काम करने के लिए। एज ए कंप्लायंस ऑफिसर बोले उसकी ये सारा काम करने की क्या बनेगी बेटा, ड्यूटी। एज अ कंप्लायंस ऑफिसर उसका ये सारा काम करने की क्या बनेगी, ड्यूटी। पहला कंप्लायंस ऑफ पॉलिसी प्रोसीजर, किससे रिलेटेड, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड। फिर मेंटेनेंस ऑफ, सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है कि भैया जो पर्सन इनसाइडर की कैटेगरी के अंदर आ रहा है उसने जो भी ट्रांजैक्शन किए सारे ट्रांजैक्शन का क्या मेंटेन करके रखो, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो यार। फिर अगला क्या, एडहेरेंस टू द रूल्स, मतलब एडहेरेंस मतलब स्ट्रिक्ट रहना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो बोले ये जो रूल्स बनाए हैं किससे रिलेटेड, प्रिजर्वेशन ऑफ यूपीएसआई, तो उनका उन रूल्स को एडहेरेंस मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये क्या करते रहना, मॉनिटर करते रहना, चेक करते रहना। फिर क्या मॉनिटर करना कि इनसाइडर के द्वारा जब क्या किया जाता है, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, वो चेक करते रहो। और यहां हम इनसाइडर ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के पर्पज से जो कोड्स बनाएंगे वो आपको कंप्लाई करवाना, सारे काम करने की ड्यूटी बनती है। फिर ये कंप्लायंस ऑफिसर इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही सुपरविजन में काम करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है तो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सुपरविजन में ये काम करेगा। समझ में आया बेटा? ये यहां से लेकर यहां तक एक ही पैराग्राफ है, तो मैंने तोड़ के लिखा है कि एक एक पॉइंट अपन समझ सके। कहीं भी फुल स्टॉप दिख रहा है क्या आपको? एक ही पैराग्राफ है पूरा। बट हाँ, आप इसको एक पैराग्राफ फॉर्म में छोटे पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हो, बड़ी बात नहीं, बट क्वेश्चन आते हैं इस पर। क्या आया समझ में? चलो पूरा लेते हैं वापस से, है ना। कंप्लायंस ऑफिसर एनी डेजिग्नेटेड सो एंड रिपोर्टिंग टू, in case board is who is and is capable of who shall be for compliance of monitoring of trade, implementation of एंड वो ओवरऑल किसके सुपरविजन में काम करेगा या किसके सुपरविजन में काम करेगा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है तो। फाइनेंशियली लिटरेट मतलब क्या पढ़ा हमने, क्या आया समझ में, बोलो पक्का। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है कि कंपनी का सीईओ है, बोलो कौन है कंपनी का, हम उसे क्या बनाना चाहते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर। क्या बनाना चाहते हैं हम उसे,
एंड सीईओ जो है वो इंडिपेंडेंटली कैपेबल है सारी चीजें हैंडल करने में, और वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। क्या कंपनी का डिसीजन सही है? क्यों? वेरी गुड। वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता है, वो किसके सुपरविजन में काम करेगा? किसके सुपरविजन में काम करेगा? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, या आपको क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि हम सीएफओ को क्या बना रहे हैं? कंप्लायंस ऑफिसर। जो सीए सीएस दोनों हैं उसके पास वाइड नॉलेज है, हम उसे कंप्लायंस ऑफिसर बना रहे हैं, बट वो बोर्ड को रिपोर्ट नहीं करेगा, वो मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा। चलेगा क्या? क्यों? रिपोर्टिंग तो बोर्ड जरूरी है, बोर्ड नहीं है तो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो चेयरमैन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता। क्वेश्चन ऐसे आएंगे। सबसे फेवरेट क्वेश्चन इनका, क्या हम सीएस को कंप्लायंस ऑफिसर बना सकते हैं? बोलो। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम सीएस के साथ साथ सीईओ को भी कंप्लायंस ऑफिसर बना सकते हैं? कहने का मतलब क्या कंपनी में 2 कंप्लायंस ऑफिसर हो सकते हैं? फेवरेट क्वेश्चन इनका जो पूछते हैं, क्या कंपनी में 2 कंप्लायंस ऑफिसर हो सकते हैं? अरे बोलो। क्यों? वेरी गुड, कहीं मना नहीं किया। ऐसा थोड़ी लिखा है एक ही पर्सन को बनाओगे। मेरी कंपनी का साइज बड़ा है, एक व्यक्ति सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकता, तो मैं 3 को बनाऊं ना, क्या टेंशन है? जो लिखा है उस पर एडहेयर रहना है, मतलब स्टिक रहना है। और जो लिखा हुआ फिर उसके लिए जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो तुम कर सकते हो। सीधा सीधा सा मतलब यही। समझ में आया? कर सकते हो उसको पक्का। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी? इनसाइडर की। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी दी है बेटा? कौन सा सेक्शन है? 21G। ठीक है, कंप्लायंस ऑफिसर की काय में थी? सी फॉर कंप्लायंस ऑफिसर। सी फॉर, ऐसे याद कर लो, याद रह जाएगी। इनसाइडर गधा होता है तो 21G में दी है। ऐसे लॉजिक नहीं है कि वो गधा होता है इसलिए इसमें दी है, ऐसे याद करने के लिए। मैं तो फर्स्ट ग्रुप से बोल रहा हूं, उठ पटांग तरीकों से याद करो, चीजें जल्दी याद हो जाती। ठीक है, प्री रिजर्व की डेफिनेशन याद है कौन से सेक्शन में थी कि भूल गए? हाँ वो याद रहेगी 243, वो थोड़ी भूलेंगे हम। नहीं क्या आया समझ में? तो मैंने ऐसे याद किया, तुमको जैसे याद करना हो कर लो, लॉजिक नहीं है, बस ऐसे एंडे बेंडे तरीके से याद कर लिया कि याद रह जाए बस। ठीक है, इनसाइडर की डेफिनेशन में 2 जनों को इंक्लूड किया है। पहला, हर वो व्यक्ति जो कनेक्टेड पर्सन है, हर वो व्यक्ति जो वो इनसाइडर। तो हमने तो इनसाइडर की बेसिक डेफिनेशन में यही पढ़ा, बेसिक मीनिंग में डेफिनेशन तो मैं अब बता रहा हूं क्या, कि वो व्यक्ति जो कंपनी के साथ इंटरनली कनेक्टेड है वो क्या कहलाता है? यही पढ़ा ना हमने, जो व्यक्ति कंपनी के साथ, वो क्या कहलाता है? तो यार ये वही बोला, कनेक्टेड पर्सन। यार कनेक्टेड पर्सन भी कैसे होगा उसकी भी डेफिनेशन है, कनेक्टेड पर्सन की भी डेफिनेशन है ना? किसकी डेफिनेशन है? हाँ, कि एक पर्सन कब कनेक्टेड पर्सन कहलाएगा उसकी भी डेफिनेशन है, और बहुत बड़ी डेफिनेशन है यहां तक। हाँ बस डिपॉजिट्स वाली डेफिनेशन से बड़ी डेफिनेशन नहीं पढ़ने को मिलेगी तुम्हारी जिंदगी में तुमको। डिपॉजिट वाली डेफिनेशन याद है क्या? डिपॉजिट वाली डेफिनेशन नहीं पढ़ी? हाँ वो वाली, वेरी गुड। चलो तो क्या बोला? पहला पहला तो क्या है वो? कनेक्टेड पर्सन। कनेक्टेड पर्सन क्या होगा वो अपन देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा, अगर वो कनेक्टेड पर्सन नहीं है तो भी वो इनसाइडर हो सकता है अगर उसके पोजीशन में यूपीएसआई है तो। हर वो पर्सन जिसके पोजीशन में, या जिसका क्या है, या तो जिसका क्या है, या जिसका क्या है, किस तक?
फिर भले ही वो कनेक्टेड पर्सन नहीं है तो भी वो इनसाइडर। दोनों के बीच में क्या लिखा है बेटा? अगर वो कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में आ रहा है तो वो इनसाइडर है। लॉ ने मान लिया है कि अगर ये व्यक्ति क्या है, कनेक्टेड पर्सन क्या है, अगर लॉ ने मान लिया कि अगर एक व्यक्ति क्या है तो उसके पास यूपीएसआई होती ही है। बट अगर एक व्यक्ति कनेक्टेड पर्सन नहीं है फिर भी उसके पोजीशन में क्या है, फिर भी उसके पास एक्सेस है, काहे का? बोलो क्या बन जाएगा वो? इनसाइडर। जैसे राहुल कंपनी का क्या है तो वो क्या हो गया? कनेक्टेड पर्सन। अभी देखते हैं डेफिनेशन कनेक्टेड पर्सन की। और कनेक्टेड पर्सन होने के कारण क्या हो गया वो? अब वो अभी रिलायंस के फाइनेंशियल रिजल्ट आए ना, मालूम पड़ गया राहुल को। अब राहुल की एंगेजमेंट हो गई, फिर वो रात रात भर बात करने का सिलसिला चालू हुआ नहीं, और राहुल ने बता दिया सीमा को, सीमा से एंगेजमेंट हुई थी, बोले बढ़िया प्रॉफिट आया आज तो, बढ़िया डिविडेंड आने वाला। नहीं, सीमा ने भी सीएस ज्वाइन किया था बट बन नहीं पाई, बट उसको मालूम तो है कि ये क्या होता है। अब कनेक्टेड पर्सन कौन है? सीमा नहीं है, लेकिन उसके पोजीशन में क्या आ गई? यूपीएसआई। तो वो क्या बन जाएगी? इनसाइडर, दो शी इज नॉट कनेक्टेड पर्सन। आप समझे मेरी बात? जैसे हम जा रहे हैं, हमें ड्राइवर मिला है, शोफन ड्रिवन कार मिली है कंपनी की तरफ से, ठीक है, मुंबई के अंदर है, 2-2 ढाई घंटे तो कार के अंदर ही हो जाते हैं, हमारा वहां पर भी बिजनेस चलता रहता है नहीं। अब हमारे पास फोन आया ऑफिस से, बोले क्या? बोले सर रिजल्ट आ गए। बोले अच्छा, आपने बोला कितना प्रॉफिट है? बोले इतना। बोला अच्छा 25% डिविडेंड बांट रहे हैं। वो ड्राइवर सुन रहा है, क्योंकि उसको हमने नौकरी पर रख रखा तो हमारी औकात उसको मालूम है, रोज लाना ले जाना चल रहा है, भी मालूम है कौन सी कंपनी में। तो वो ड्राइवर क्या नहीं था, फिर भी भाई के पोजीशन में क्या आ गई? इनसाइडर बन जाएगा। घर के नौकर चाकर, घर में आप जब बात करो, ये मैटर डिस्कस कर रहे हो, उन्होंने सुन लिया, इनसाइडर बन जाएंगे और आप भी गिल्टी माने जाओगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि वो इंफॉर्मेशन किसी को पास ऑन नहीं होना चाहिए। क्या आया समझ में बेटा? बोलो। तो बोले कनेक्टेड पर्सन में कौन आएगा? तो पहला, चलो कल करते हैं इसको, इससे नालायक पैदा हुआ हो। एक्स की क्लास है भी, जाओ 2 मिनट में आ जाओ भाग के।